मेरी 5 बरस की छोटी लड़की मिनी क्षण भर भी बात किए बिना नहीं रह सकती। उसकी माँ अक्सर डांटकर उसका मुंह बंद कर देती है, किंतु मैं ऐसा नहीं कर पाता। मिनी का चुप रहना मुझे इतना अस्वाभाविक लगता है कि मैं ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता। एक सुबह मैं अपने उपन्यास का 17वां परिच्छेद लिखने बैठा ही था कि मिनी आ गई और बोलने लगी। बाबूजी, रामदयाल दरबान है ना, वो काक को कौवा कहता था। वह कुछ जानता नहीं ना बाबूजी। तभी सड़क पर कुछ दिखा और वह दौड़ती हुई खिड़की के पास गई, जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैले कुचैले डीले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। ज्यों ही उसने हंसते हुए मिनी की तरफ मुंह फेरा, त्यों ही मिनी जानबूझकर भीतर भाग गई। उसके मन में एक अंधविश्वास बैठ गया था कि उस झोली के अंदर उसकी जैसी और भी जीती जागती लड़कियां निकल आएंगी। काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। कुछ सामान खरीदा गया। जाते वक्त उसने अपनी खिचड़ी भाषा में पूछा, बाबू साहब, आपकी बिटिया कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के इरादे से उसे बुलवाया। वह मुझसे सटकर काबुली के मुंह और झोली की तरफ संदिग्ध दृष्टि से देखती रही। काबुली ने झोली में से किशमिश और खूबानी निकालकर मिनी को देना चाहा, परंतु उसने कुछ भी नहीं लिया। पहला परिचय कुछ इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद एक सवेरे देखता हूँ कि मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी काबुली से खूब बातें कर रही है और काबुली उसके पैरों के पास बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ ध्यान से सब सुन रहा है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में बाबूजी के अलावा ऐसा धीरज वाला श्रोता शायद ही मिला हो। रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसती हुई पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ उत्तर देता, हाथी। शरद ऋतु के प्रभाव में एक सयाने और एक बच्चे की सरल हंसी देखकर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता। उनमें और भी बातें होती थीं। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी नहीं जाना, अच्छा। मिनी साफ साफ नहीं समझ पाती थी, पर किसी बात का जवाब दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध था। उलटे वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना जबरदस्त मोटा घूंसा तानकर कहता, हम ससुर को मारेगा। ये सुनकर मिनी किसी ससुर नामक अपरिचित जीव की दुर्वस्था की कल्पना करके खूब हंसती। मिनी की माँ रहमत काबुली की तरफ से पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। क्या कभी किसी का लड़का चुराया नहीं गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बेचे जाते? उस पर विशेष दृष्टि रखने के लिए मुझसे बार बार कहती रहती, पर सिर्फ इसलिए बिना किसी दोष के रहमत को मकान में आने से मैं मना नहीं कर सका। हर वर्ष माघ के महीने में रहमत अपने देश चला जाता था, पर इससे पहले मिनी से एक बार मिल ज़रूर लेता। जब देखता था कि मिनी काबुली वाला, ओ काबुली वाला पुकारती हंसती हंसती दौड़ी आती है, तब मेरा संपूर्ण हृदय प्रसन्न हो उठता। फिर एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा नई पुस्तक का प्रूफ देख रहा था। तभी सड़क पर एक जोरदार शोर सुनाई दिया। देखता हूँ अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए चले जा रहे हैं। उसके कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। पता चला कि हमारे पड़ोस के एक आदमी ने रहमत से रामपुरी चादरें खरीदी थीं, पर रुपए देने से नट गया। इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा चला दिया। काबुली वाला, ओ काबुली वाला, पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में हास्य से प्रफुल्ल हो उठा। मिनी ने पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ, वहीं तो जा रहा हूँ। तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के कसूर में रहमत को कई साल की सज़ा हो गई। कई साल बीत गए। मिनी की शादी तय हो गई। मेरी मिनी का आज ब्याह है। हमारे घर आज सुबह से ही शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह मेरे कलेजे की पसलियों में से रो रो कर बज रही हो। मैं हिसाब लिख रहा था कि रहमत आया। उसके पास न झोली थी न पहले जैसा तेज, मगर मुस्कुराहट देखकर पहचान गया। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। मैंने कहा, आज हमारे घर में ज़रूरी काम है, आज तुम जाओ, फिर आना। वह जाने को तैयार हो गया।
पर दरवाजे पर रुककर बोला, बच्ची को ज़रा नहीं देख सकता। मैंने कहा, आज किसी से मुलाकात ना हो सकेगी। सलाम बाबू साहब कहकर वह निकल गया, पर मेरे हृदय में वेदना उठी और वह खुद ही लौट आया। बोला, ये अंगूर और किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने पैसे देने चाहे तो उसने हाथ थाम लिया। पैसे रहने दीजिए बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक लड़की है, उसकी याद कर करके आपकी बच्ची के लिए मेवा ले आया करता हूँ। मैं तो यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। कहते कहते उसने अपने कुर्ते के अंदर से एक मैला कुचैला कागज़ का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी तह खोल कर मेरी टेबल पर रख दिया। देखा कि कागज़ पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तैलचित्र नहीं, सिर्फ हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज़ के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी लड़की की इस याददाश्त को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ता की गली कूचों में सौदा बेचने आता है, और यह कालिक चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछुड़े हुए विशाल वक्षस्थल में सुधा उड़ेलता रहता है। देखकर मेरी आंखें भर आईं। जो वह है वही मैं हूँ, वह भी एक बाप है। मैंने मिनी को बाहर बुलवाया। ब्याह की पूरी पोशाक और जेवर गहने पहने हुए मिनी मारे शर्म के सिकुड़ी हुई सी आकर खड़ी हो गई। रहमत हंसता हुआ बोला, लल्ली, सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब पहले की तरह जवाब देते न बनी। मुझे उस दिन की बात याद आ गई जब पहली बार रहमत से मिनी का परिचय हुआ था। मिनी के चले जाने पर रहमत ज़मीन पर बैठ गया। शायद एकाएक उसकी समझ में ये बात स्पष्ट हो उठी कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। सवेरे की धूप में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की गली में बैठा हुआ अफ़गानिस्तान के मरु पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने 100 का नोट उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत, तुम अपने देश चले जाओ, अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। घर में सब खूब नाराज़ हुए, फिर भी लगा कि आज एक अपूर्व मंगल प्रकाश से हमारा उत्सव उज्जवल हो उठा। समाप्त।